हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने रूल्स देखे थे। कौन से रूल्स देखे थे? इनवॉइस रूल्स देखे थे। और मैंने कहा था आज का ये सेशन हमारा लास्ट सेशन होगा टैक्स इनवॉइसिंग को लेकर के, क्योंकि मैंने सेक्शन 34 नहीं कराया था, रूल 6, 7, 8 नहीं कराया था। तो आज वो दिन आ चुका है जब हम लोगों को सेक्शन 34 यानी डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के बारे में स्टडी करनी है। As well, we have to do the study about rules, the remaining rules. Rule number 6, rule number 7 and rule number 8. All these three rules are most important. These rules should be kept by each and every professional in their mind always while we are just talking about the invoice. Okay. Special cases हैं, important है, इसलिए मैंने आज के सेशंस पर इसको छोड़ा। हाँ, एक बात और, जो हम लोग का इनवॉइसिंग है इसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, उसको हम ई वे बिल रूल्स बोलेंगे। ई वे बिल रूल्स, ईवीबी बोल सकते हैं, ईडब्ल्यूबी। ये ईडब्ल्यूबी रूल्स क्या हैं? बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आया है। पहले था, कई स्टेट में था, लेकिन अब उसको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। ई वे बिल सिस्टम को ट्रांसपोर्टर्स के लिए, जो सामान, अगर आप अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, देन दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय ई वे बिल। तो ये हमारा उससे सपोर्टेड होना चाहिए, ये ई वे बिल से सपोर्टेड होना चाहिए। अगर आपका कंसाइनमेंट 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का है तो। अच्छा, आज हम लोग डिलीवरी चालान के बारे में भी बात करेंगे। यानी इनवॉइस का तो पॉइंट अभी जो बचा है वो तो डिस्कस करेंगे मींस डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। Along with that, today we will learn about delivery challan. What is this and in what circumstances or situation it must be released. तो तीन चीजें ना, चार चीजें हो गई: टैक्स इनवॉइस, बिल्स ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान एंड ई वे बिल। ये चार चीजें हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। दो चीजें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो, चाहे वो बिल ऑफ सप्लाई हो। दो चीजें और बची हुई हैं। पहला डिलीवरी चालान, जो अब हम सीखेंगे। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तो सीखेंगे। उसके अलावा इनवॉइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा हम लोग सीखेंगे ई वे बिल। इज इट क्लियर? स्टार्ट करते हैं। हाँ, ई वे बिल के बारे में हम लोग पूरा एक नेक्स्ट सेशन कवर करेंगे। ई वे बिल के कंप्लीट रूल्स की स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत ही मजा आएगा, समझाने में भी, समझने में भी। जीएसटी का वैसे ही पूरे हिंदुस्तान पर जोश चढ़ चुका है कि भाई हमें भी जीएसटी सीखना है, हमें भी जीएसटी सीखना है। हर कोई भाई, बट ऑब्वियस है, अपॉर्चुनिटी है। एक सेशन में इस पर भी देने जा रहा हूं, मैंने दिया तो है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि और भी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है कि व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड टू योर क्लाइंट। किस किस तरह की आप सर्विसेज जीएसटी में आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं बीइंग अ प्रोफेशनल। इज इट क्लियर? उसके लिए मैं जल्दी ही 2 से 3 दिनों के अंदर एक सेशन दूंगा जिसमें ये चीज़ डिस्कस की जाएगी। फिलहाल मैं बात करता हूं सेक्शन 34 की, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, अगर मैंने किसी को माल बेचा, if I have supplied goods, if I have supplied services to someone, means recipient, और मैंने इनवॉइसिंग ज़्यादा की कर दी, मैंने इनवॉइसिंग कम की कर दी, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली बाद में वैल्यू मुझे पता चली कि चेंज है, आई हैव टू चेंज द वैल्यू। इन टोटलिटी द डिफरेंस वॉज देयर इन टोटल अमाउंट। अब या तो टोटल अमाउंट ज़्यादा चला गया बिल में, या तो कम चला गया। अगर मैंने किसी को माल सप्लाई किया है तो हो सकता है किसी से मैंने माल खरीदा हो और उस केस में
हमें जितनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, या उससे ज़्यादा मिल गई, या वैल्यूएशन उससे ज़्यादा हुई है या कम हुई है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस आए तो हमारे पास दो रास्ते हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं, हरियाली और रास्ता। जी नहीं, हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है इनवॉइस को रिवाइज करना। बेसिकली जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो इनवॉइस को टोटली रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू रेक्टिफाई और वी हैव टू अमेंड द इनवॉइस विच हैज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड। तो जो इनवॉइस ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं उनको हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। अच्छा, दो चीज़ों में फ़र्क आप बिल्कुल समझेंगे। जब आप रिटर्न्स की बात करते हैं, GSTR1, GSTR2, GSTR3, वहां पर रिवीजन पॉसिबल नहीं है। आप अपने GSTR1 को अमेंड कर सकते हैं, GSTR2 को अमेंड कर सकते हैं। अमेंड मतलब कम या ज्यादा, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई चीज मॉडिफाई करना है, एडिटिंग करनी है, देन द सच टाइप ऑफ टूल हैज बीन प्रोवाइडेड बाय GST नेटवर्क। वेब पोर्टल पर जाकर आप अपना अमेंड कर सकते हैं। बट रिगार्डिंग इनवॉइस, द इनवॉइस कैन बी रिवाइज्ड। इट कैन बी रिवाइज्ड इन दीज टू वेज। द फर्स्ट way is by issuing revised invoice and the second way is by releasing debit note or credit note. Is it clear? जी सर, ये तो चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इनवॉइस कैन बी रिवाइज्ड और द डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैन बी रिलीज्ड, जो कम या ज़्यादा हो गई वैल्यू। अगर मुझे किसी से पैसा लेना था और मुझे लगता है कि जो बिलिंग हुई है, जो मैंने इनवॉइस जारी किया है, वो कम का किया है। अब चाहे क्वांटिटी कम लिख दी या वैल्यूएशन में टोटल कम हो गया या वैल्यूएशन में कमी आ गई, इसका मतलब अभी और पैसा उससे हमें लेना बाकी है, यानी डेबिट करना है। द अदर वन पर्सन इज एन एसेट टू मी, तो हमें उसको डेबिट नोट रिलीज करना पड़ेगा। अगर मैंने किसी को सप्लाई किया है, ज्यादा वैल्यूएशन दिखा दी, ज्यादा क्वांटिटी और ज्यादा रेट लगा दिया, इसका मतलब उसकी वैल्यू को कम करना है। डेबिट तो पहले हो चुका था, अब उसको कम करना है तो क्रेडिट नोट रिलीज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? जी। जहां तक बात है रेसिपिएंट की, इफ आई एम अ रेसिपिएंट, अगर मेरे पास सामान आया है और उस पर ज्यादा वैल्यू लिखी हुई है, मुझे किसी को पेमेंट करना है, सामने वाले ने बिलिंग ज्यादा की कर दी है, मुझे क्रेडिट, मुझे जाहिर सी बात है, अगर मैंने सामान खरीदा है तो मुझे सामने वाले को पैसा देना है, और मुझे देना है तो वो मेरे लिए क्रेडिटर है, और अगर वो मेरे लिए क्रेडिटर है तो उसकी वैल्यू को अगर मुझे कम करना है तो डेबिट नोट इश्यू कर देंगे, अगर उसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो डेबिट नोट इश्यू कर देंगे। इज इट क्लियर? तो ये है डेबिट और क्रेडिट नोट का लोचा। आइए देखते हैं क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। वेयर अ टैक्स इनवॉइस हैज बीन इश्यूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, and taxable value or tax charged in that tax invoice is found to exceed the taxable value, or where the goods supplies are returned by the recipient, जिसको मैंने डिलीवर किया तो उससे मुझे सामान कुछ वापस कर दिया, और वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाईज आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड द सर्विसेज में इश्यू टू द रेसिपिएंट अ क्रेडिट नोट। मुझे सामने वाले को कम करना है, मैंने जब उसको सप्लाई किया था तो मैंने उसको ज्यादा से डेबिट कर दिया था, अब उससे मुझे कुछ सामान वापस कर दिया तो डेबिट करके कम करो। और जब मैंने उसको सामान सप्लाई किया था उसको मैंने एक्सेसिव दिखा दिया था, अब उसको मुझे कम करना है तो डेबिट। उल्टा बोल दिया मैंने उसको कम पे दिखाया था, अब मुझे और ज्यादा दिखाना है तो कम से डेबिट किया था, और लेना है और डेबिट करना है तो डेबिट नोट इश्यू कर लो। इसका जस्ट उल्टा आप क्रेडिट नोट देंगे। इज इट क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जो सेक्शन 34 का पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 4 दोनों मैच करेगा। 1 and 3 आपका एक क्रेडिट नोट, 3 आपका डेबिट नोट। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 जस्ट अपोजिट है, जैसे 1 and 3 अपोजिट थे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के रेफरेंस में, उसी तरह पॉइंट नंबर 2 and 4 एक दूसरे के अपोजिट है। 2 पढ़ लेते हैं, 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इश्यूज अ क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ
shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued, but not later than in the month of September or the date of filing of annual return, whichever is earlier. सर ये क्या है? अब एक बात बताइए, मैंने आपको सामान बेच दिया, आपको मैंने इनवॉइस दे दिया, ये जनवरी 2018 की बात है, जनवरी 2018 का मैटर है, मैंने आपको सेल कर दिया। बाद में पता चला कि अरे मैंने तो ज़्यादा लिख दिया, मुझे आपसे पैसा लेना था लेकिन इतना नहीं लेना था, इतना डेबिट नहीं होना था, कम डेबिट होना था, तो मुझे आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। तो क्रेडिट नोट इशू करने के लिए एक टाइम लिमिट है। कहा गया फरवरी इज ओके, मार्च इज ओके। अगर फरवरी और मार्च में भी पता चल जाता तो उसी हमारे साल का उसी साल एडजस्टमेंट हो जाता। मान लो जनवरी की रिटर्न फाइल करते समय हमने ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, लेकिन फरवरी की रिटर्न फाइल करते समय हम उसको क्रेडिट नोट दे सकते हैं। हमारा फरवरी का जो एडजस्टमेंट हो सकता है, जनवरी का अगर कोई क्रेडिट नोट दे रहे हैं फरवरी में, तो फरवरी में ही एडजस्टमेंट करो, फरवरी में ही जनवरी महीने का एडजस्टमेंट करो, दैट इज ओके। लेकिन अगर ना जनवरी में हुआ, ना फरवरी में हुआ, ना मार्च में हुआ, ये अगले फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है। ये टॉपिक कहां ट्रांसफर हो रहा है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो रहा है। अरे अब तो एनुअल रिटर्न भरने का समय आ गया, लेकिन कम से कम 30 सितंबर तक का आपको समय दिया गया है। आपको रिटर्न तो एनुअल दिसंबर तक भरनी है, लेकिन अगर आप कहते नहीं सर हमारा तो अप्रैल में ही सारा अकाउंट्स और लेखा जोखा और हिसाब किताब सब कंप्लीट कर लिया और मई जून में हम अपनी रिटर्न भर देंगे, चकाचक रिटर्न भर जाएगी, डन हो जाएगा, तो आपको रिटर्न फाइनल करने की डेट तक आप अपने क्रेडिट नोट को इशू कर देंगे, उसके बाद आप नहीं कर सकते। यानी कि एनुअल रिटर्न भरने तक या 30 सितंबर, जो दोनों में से पहले हो, आप अपनी रिटर्न सबमिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिखा सकते हो, अपनी रिवाइज रिटर्न दाखिल कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ डेबिट और क्रेडिट नोट की बात कर रहे हैं, रिवाइज रिटर्न की बात अभी नहीं कर रहे। फिलहाल ये बात समझ में आई। सेम यही मैटर आपके डेबिट नोट के साथ, और यही सेम मैटर उल्टा कर देंगे तो क्रेडिट नोट के साथ एप्लीकेबल हो जाएगी। फिलहाल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तो समझ में आ गया, ये टॉपिक तो हमारा एंड हो गया। बहुत ही आसान था। पहला था कि डेबिट नोट किसको इशू कर सकते हैं और क्रेडिट नोट किसको इशू कर सकते हैं। डेबिट नोट इशू करने की लास्ट डेट क्या है और क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट क्या है, ये हम लोगों ने सेक्शन 34 में सीख लिया। लेकिन जहां तक रूल नंबर 6 की बात करें तो वो हमें बताता है सप्लीमेंट्री टैक्स इनवॉइस एज वेल एज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। अब हम इसको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट का नाम देंगे, जरा ढंग से सुनेंगे। A revised tax invoice referred under section 31। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पर टैक्स इनवॉइस के बारे में आपको क्लियरली बता दिया था। एंड क्रेडिट और डेबिट नोट रेफर्ड अंडर सेक्शन 34। अभी तो मैंने आपको बताया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। तो जब हम इनवॉइस को रिवाइज करने की बात करते हैं, जब हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को रिवाइज देने की बात करते हैं, तो उसके लिए कुछ आपको डिटेल कंटेंट होनी चाहिए। सर आपने लास्ट सेशन में हम लोग को कंटेंट डिटेल में बताया था, सारी चीजें वही हैं, अंतर केवल इतना रहेगा, सारा का सारा इनवॉइसिंग वाला ही कंटेंट रहेगा, अंतर केवल इतना रहेगा। अब आपको बताना है जो इनवॉइस आपने पिछले प्रीसीडिंग मंथ्स में भरी थी, अगर मान लो इनवॉइस नंबर है 420 उस 420 इनवॉइस को आप इस मंथ में रेक्टिफाई या रिवाइज कर रहे हो, पिछले महीने की इनवॉइस इस महीने रिवाइज कर रहे हो, 2 महीने पहले की इनवॉइस इस महीने रिवाइज कर रहे हो, तो आप उस पिछले रिटर्न का हवाला यानी कोड जरूर देंगे कि वो कौन सी इनवॉइस नंबर था, उसकी वैल्यू कितनी थी, और आज आप जो जोड़ रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, दोनों में फर्क क्या है वो आपको सामने दिखाना पड़ेगा उस रिटर्न को, उस इनवॉइस को रिवाइज करते समय। तो आपको काउंटर पार्टी दोनों साथ में दिखनी चाहिए, इस साइड पुराना वाला और इस साइड नया वाला। इज इट क्लियर? जी सर। तो कहा गया कि अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट और क्रेडिट नोट शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, ऊपर आपका लिखा रहेगा रिवाइज रिटर्न, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? रिवाइज रिटर्न। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डेबिट नोट। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? क्रेडिट नोट। काउंटर पार्ट दिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी की सारी चीजें वही हैं जो आपने आज तक रिटर्न के कंटेंट में देखी। नेम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर, हाइफन, डैश और स्लैश बताया था, या इनका कॉम्बिनेशन बताया था, डिस्कस किया था। डेट ऑफ इशू ऑफ द डॉक्यूमेंट, जीएसटीएन नंबर रिसिपिएंट का अगर कोई है तो उसकी एड्रेस
सीरियल नंबर, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पिछला वाला शो करते हुए वैल्यू एंड रेट एंड सिग्नेचर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। कंटेंट के बाद इंपॉर्टेंट चीज, अगर ऐसे कोई डेबिट और क्रेडिट नोट या रिवाइज रिटर्न की बात हो रही है, ढंग से सुनेंगे, प्रोवाइडेड दैट, यानी अब इस शर्त को लगाने के बाद, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन, आई एम द रजिस्टर्ड पर्सन, आई एम द सप्लायर ऑफ द गुड्स, द रजिस्टर्ड पर्सन में इशू अ कॉन्सोलिडेटेड, कई चीजों को इकट्ठा करके एक रिटर्न बनाना, एक इनवॉइस बनाना, consolidated revised invoice, revised tax invoice in respect of all taxable supplies made to a recipient who is not registered. If I am a registered supplier and the other party is not a registered supplier, registered recipient, and I am just going to revise that return which belongs to that particular unregistered recipient, then in that case, by instead of releasing or issuing different revised tax invoice to each and every such recipient, I should try to issue a consolidated revised tax invoice relating to a particular recipient. एक रेसिपिएंट से रिलेटेड जितनी भी रिवाइज इनवॉइस होंगी उन सब के लिए मुझे कंसोलिडेटेड टैक्स रिवाइज टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा जी। टू अ रेसिपिएंट, अगर 4 लोग हैं, चारों, इसका 3 इनवॉइस रिवाइज होना है, इसके 2 इनवॉइस रिवाइज होने हैं, इसके 10 इनवॉइस रिवाइज होने हैं, तो इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग ईच एंड एवरी इनवॉइस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर रेसिपिएंट, आई शुड ट्राई टू इशू वन ऑफ देम और रिवाइज टैक्स इनवॉइस relating to a particular recipient of goods. Is it clear? जी। आगे और लिखा है, अगर इंटरस्टेट सप्लाई का केस है ये, where the value of the supply doesn't exceed 2,50,000, a consolidated revised invoice may be issued separately in respect of all recipient located in a state. मान लो ये इंटरस्टेट सप्लाई का केस है, मान लेते हैं ये इंटरस्टेट